केरल में राहुल गांधी ने अपना पूरा दम लगाया। उम्मीद भी थी और मौका भी कि केरल जीतकर राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते और विरोधी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का ग्रुप 23 चुपचाप घर बैठ जाता। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर से लूजर बनकर सामने आए। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि पी विजयन न सिर्फ सत्ता बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, बल्कि भारी बहुमत से उनके चुनाव जीतने का भी अनुमान है। और तमिलनाडु में डीएम के नेता एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बनने के करीब हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भले ही महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों में हिस्सेदार बनी हो, लेकिन इसमें राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी नेताओं के निशाने पर राहुल जरूर आए। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि केरल विधानसभा के 140 में से एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जो एलडीएफ को 2016 में मिली 91 सीटों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि सत्ता में वापसी की राह देख रहे यूडीएफ की हालत 2016 के मुकाबले इस बार पतली नजर आ रही है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी एआईएडीएमके के खाते में 38 से 54 सीटें आने का ही अंदाजा है। 2016 में जयललिता के नेतृत्व में जहां एआईएडीएमके ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, डीएमके को 98 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2019 में डीएमके ने एम.के. स्टालिन की अगुवाई में तमिलनाडु की एक लोकसभा सीट छोड़कर 38 सीटें जीती। एआईएडीएमके को महज एक सीट से संतोष करना पड़ा था और जयललिता के जाने के बाद पार्टी को ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि 2014 में एआईएडीएमके ने सभी 39 लोकसभा सीटें जीती थीं और तब डीएमके का खाता भी नहीं खुला था। तमिलनाडु में परंपरा के अनुसार तो पिछली दफा ही डीएमके के सत्ता में आने की बारी थी, लेकिन जयललिता ने कब्जा बरकरार रखकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये पहला विधानसभा चुनाव रहा है जो एआईएडीएमके नेता जयललिता ही नहीं बल्कि डीएमके नेता एम करुणानिधि की गैर मौजूदगी में दोनों दलों ने लड़ा। डीएमके में स्टालिन पहले से ही पार्टी की कमान संभाल चुके थे, लेकिन जयललिता के विरासत की लड़ाई अभी थमी नहीं है। चुनावी नतीजे आने के बाद नए सिरे से विवाद होने की आशंका है। जयललिता की दोस्त शशिकला ने अचानक ही चुनावों से दूरी बना ली थी, लेकिन ऐसा स्थायी तौर पर किया। किसी को नहीं लगता केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी भी इस बार कांग्रेस हाथ से फिसलकर बीजेपी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। लगता है बीजेपी नेतृत्व का चुनावों से ऐन पहले उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा लेने का फैसला फायदेमंद साबित होने जा रहा है। राहुल गांधी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो केरल में रही, लेकिन कांग्रेस को असम में भी काफी सक्रिय देखा गया। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेने का असर ये हुआ कि 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज तरुण गोगोई को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तरुण गोगोई के अड़ जाने के कारण ही पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से गठबंधन नहीं हो सका। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने वो काम भी कर लिया था, लेकिन फायदा मिलता नहीं लग रहा है। राहुल गांधी की कोशिशें असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी देखने को मिली, लेकिन केरल पर कांग्रेस नेता के ज्यादा जोर देने की बड़ी वजह भी रही वायनाड से उनका सांसद होना। 2019 में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव मैदान में थे, लेकिन अमेठी में हार गए और वायनाड से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। चुनावों से पहले विदेश दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले जल्लीकट्टू देखने तमिलनाडु गए थे और उसके बाद भी अपना चुनावी दौरा चेन्नई से ही शुरू किया, फिर केरल का रुख करते देखे गए। पश्चिम बंगाल से तो लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से दूरी बनाए रखेगी, लेकिन एक चुनावी रैली करने के बाद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के नाम पर अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं, राहुल गांधी ट्विटर पर उधार का ज्ञान बांटते हैं और प्रियंका वाड्रा ट्विटर पर झूठ और अफवाह की सियासत करती हैं। आखिर कांग्रेस के सबसे बड़े लूजर होने के पीछे यही कहानी है। अपने झूठ की सियासत करने ये गांधी वाड्रा परिवार कोरोना काल में भी इससे बाज नहीं आ रहा। और ताजा मामला ऑक्सीजन के टैंकर का है, जिसका श्रेय लूटने के लिए प्रियंका वाड्रा भाग दौड़ करने लगी। असल में छत्तीसगढ़ से चला ऑक्सीजन का एक टैंकर लखनऊ पहुंच गया, तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये ऑक्सीजन भेजी किसने।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस कह रही है प्रियंका वाड्रा के अनुरोध पर वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेजी है, लेकिन जिस मेदांता अस्पताल में टैंकर आया उसका कहना है कि दिल्ली की किसी स्वयंसेवी संस्था ने टैंकर भेजा है। ऐसे में कोरोना की पहली लहर में प्रवासियों की मदद करने के नाम पर वाहनों के फर्जीवाड़े का आरोप और मुकदमा झेल रही कांग्रेस के लिए दूसरी लहर में भी अपशकुन होता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि अगर प्रियंका वाड्रा के कहने पर यह गुप्त दान किया गया तो कांग्रेस के छुटभैया नेता इस सहयोग पर सियासत की खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैला उसने निश्चित ही संसाधनों की चुनौती खड़ी कर दी। खास तौर पर ऑक्सीजन का भारी संकट खड़ा हो गया। अडानी, अंबानी और टाटा समूह का सामर्थ्य है, इसलिए उनके सहयोग के जिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी 90 MSME इकाइयों ने 285 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति शुरू कर दी। तमाम संस्थाएं, उद्यमी निःशुल्क मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं। इस बीच 3 दिन से एक संदेश फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर छाया हुआ है। वह ये कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 टन ऑक्सीजन का टैंकर लखनऊ के लिए भेजा। बुधवार को यह टैंकर मेदांता अस्पताल पहुंचा तो फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी पार्टी की जय जयकार के संदेश प्रसारित करने शुरू कर दिए। जब प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में बात की तो वहां से दावा किया गया कि दिल्ली स्थित एक स्वयंसेवी संस्था ने ऑक्सीजन टैंकर भेजा है। किसी नेता से उनका संपर्क नहीं हुआ। हालांकि ये भी कहा गया हो सकता है कि NGO के पीछे गोपनीय ढंग से प्रियंका वाड्रा की भूमिका रही हो। तो फिर लखनऊ में नेता श्रेय लेने के लिए बेताब क्यों हैं? उन्हीं का सुझाव भी था कि सहयोग में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सोमवार को 530 टन और मंगलवार को 630 टन यानी 2 दिन में 1160 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3-4 दिन में ऑक्सीजन टैंकर की संख्या 32 से बढ़ाकर लगभग 80 कर दी। यदि कांग्रेस ने 16 टन ऑक्सीजन भेजी भी थी तो इस पर श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये संकट का समय है, सभी को निस्वार्थ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडेय का कहना है कि पार्टी को तो तब पता चला कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। अस्पताल को किसी ने भी ऑक्सीजन भेजी हो, वह जनता की जान बचाने के ही काम आएगी। कांग्रेस ने पहले मदद को कदम बढ़ाया, तब भी सरकार ने उसमें विघ्न डाला, फिर वही प्रयास है। इसका जवाब जनता ही देगी। हो सकता है प्रियंका जी ने गोपनीय ढंग से मदद की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना संकट को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट लगातार ये कहती रही कि केजरीवाल की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे तो सारे संसाधन आसानी से और वक्त पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार का ऐसा करने का कोई इरादा लगता नहीं। यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार को सेना की मदद से भी परहेज है। कोरोना संकट झेल रही दिल्ली के हित के लिए केजरीवाल सरकार सेना की मदद लेने को तैयार नहीं दिखती। जाहिर है कि इसके पीछे उसकी घटिया सियासत है, जिसकी वजह से कोर्ट उसे पहले भी कई बार फटकार लगा चुकी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने के लिए अब तक आर्मी से अनुरोध क्यों नहीं किया गया। उनके पास अलग तरह की तकनीक है, हम बेड बढ़ाने जा रहे हैं, ये कहने भर से समस्या का हल नहीं निकलेगा, ऐसा तुरंत कीजिए। हाई कोर्ट के इस सवाल पर गाल बजाते हुए केजरीवाल की सरकार ने कहा, हम जब खुद से दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं तो हम पर आर्मी की मदद लेने के लिए जोर क्यों दिया जा रहा है? हम स्वयं 15,000 बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए। इस वक्त बिना ऑक्सीजन के इन बेड्स का कोई फायदा नहीं होगा। आर्मी के साथ मिलकर काम करेंगे तो सरकार के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि अदालत दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए तमाम कदम उठा रही है, पर सच्चाई ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वर्तमान में खुद से जरूरी दवाइयों की कथित कालाबाजारी में लगे हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के एक वकील ने अर्जी लगाई कि 12 ऐसे मामले आए हैं जिनमें राजनीतिक दलों के नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने जानने वालों में बांट रहे हैं। क्या ये कालाबाजारी नहीं है? इस पर कोर्ट ने वकील से कहा कि वह इस बारे में जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध करवाएं। दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारे ऑक्सीजन टैंकर्स को प्लांट में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि उसे सप्लायर्स के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आइनॉक्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है। राजस्थान में 4 टैंकर्स अभी भी रुके पड़े हैं। केंद्र सरकार ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मामले को हल्के में लिया गया। हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, ऐसा क्यों? हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह तुरंत इस विवाद को खत्म करे। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये 4 टैंकर उसके इस्तेमाल के लिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, ये आवंटन केंद्र का है।
राजस्थान सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? इसे केंद्र को खुद सुलझाना चाहिए, हमें बीच में क्यों पड़ना चाहिए? बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अस्पताल से कहा कि इस स्थिति से आप सभी लोगों को सबक लेना चाहिए। दूसरों पर किसी चीज के लिए निर्भर रहने के बजाय आपको अपने यहाँ इन सब चीजों की सुविधाएं बनवा कर रखनी चाहिए, अगर आप अस्पताल जैसे संस्थान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख की उगाही वाली चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र की सियासत में तहलका मचाने वाले परमबीर सिंह ने एक और चिट्ठी लिख मारी। लेकिन ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि सीबीआई को लिखी गई है। अपनी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि डीजीपी संजय पांडे उन पर अनिल देशमुख के खिलाफ उनकी शिकायत को वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। परमबीर सिंह का दावा है कि संजय पांडे ने उनसे ये कहा कि अगर वो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो उनके खिलाफ चल रही जांच को रोका जा सकता है। पत्र में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू की गई जांच को विफल करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया जा रहा है। परमबीर सिंह का आरोप है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पत्र में परमबीर सिंह ने लिखा कि महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू की गई जांच विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। परमबीर सिंह का दूसरा पत्र उनके पहले पत्र के करीब 1.5 महीने के बाद आया। अपनी पहली चिट्ठी में उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा था। उसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का आदेश दिया था। परमबीर सिंह के इस आरोपों की पुष्टि बाद में सचिन वाजे ने भी की थी। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत के संबंध में पुलिस जांच में दखल देने का भी आरोप लगाया था। हालांकि अनिल देशमुख ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने दावा किया कि परमबीर सिंह ने कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा चूक से जुड़ी कार्रवाई से बचने की कोशिश में ऐसा किया। इसके पहले परमबीर सिंह ने खुद पर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिंह ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दें। इस मामले में 4 मई को सुनवाई होगी। इसके अलावा परमबीर सिंह ने सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई विभिन्न कार्रवाइयों को भी चुनौती दी है। बीते माह मुंबई पुलिस आयुक्त पद से सिंह का तबादला होने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की ये दूसरी शिकायत है। इससे पहले मुंबई के पुलिस अधिकारी अनूप डांगे ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी कार मिलने के मामले को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बार रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद प्राथमिक जांच कर अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी बम है तो ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं। अब तक बंगाल में अपने अंदाज से सियासत करने वाली ममता बनर्जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। परेशानी और बेचैनी चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। वजह एग्जिट पोल के नतीजे हैं। बंगाल में ममता विरोधी लहर काफी तेजी से चल रही है, लेकिन कितनी तेज इसका पक्का पता तो EVM खुलने के बाद ही चलेगा। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी निश्चिंत होकर नहीं बैठी है। अमित शाह की पूरी रणनीति के मुताबिक बीजेपी का प्लान B भी तैयार है। ममता बनर्जी को अमित शाह के इसी प्लान B का डर ज्यादा है। तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से तोड़फोड़ और मतगणना प्रभावित करने की आशंका है, तो बीजेपी को एग्जिट पोल अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार, भारी मतदान के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। आखिरी दौर के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल अनुमानों ने कड़े मुकाबले के संकेत देकर चुनावी उत्तेजना को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने के आसपास ही खड़े हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, इसे लेकर अनुमान और अटकलें जारी हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने मतदान के बाद की स्थिति की समीक्षा वर्चुअल बैठक के जरिए की। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना के दौरान पूरी तरह से सावधान रहने की नसीहत भी दी और आशंका जताई कि गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार और एजेंट न किसी का दिया खाए, न किसी की दी सिगरेट पिए, किसी को भी मतदान केंद्र छोड़कर नहीं जाना है। हालांकि ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल को लेकर दिया गया बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा वहां पर पार्टी कुछ कमजोर रह सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी एग्जिट पोल अनुमानों से उत्साह से लबरेज है और उसके नेता इससे भी ज्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नतीजे आने के बाद की सभी तरह की स्थितियों के लिए भी तैयारी कर रही है, जिसमें कुछ कमी ज्यादा होने पर प्लान B की चर्चा है।
इसके तहत विरोधी खेमे के कुछ नेता जो चुनाव के पहले बीजेपी के साथ आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, अब उसके साथ आ सकते हैं। सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से बीते 5 साल में तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाकर बार बार कई झटके दिए हैं, वह नतीजे आने के बाद भी जारी रह सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पक्ष में कितनी सीटें आती हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी को ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी असंतोष चुनाव के दौरान भी कहीं न कहीं दिखाई दिया, जबकि बीजेपी राज्य में बढ़ती हुई पार्टी है और उसके सामने ऐसी समस्या नहीं है। ममता बनर्जी का डर बीजेपी के संभावित प्लान बी से है, उसमें उसके चुने हुए प्रतिनिधियों को पाला बदलने की आशंका है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नए पुराने नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी अपने ही चुने गए विधायकों के पाला बदलने से ऐसा झटका लगा कि राज्य में सरकार ही बदल गई। यही डर अब ममता बनर्जी को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।